Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the most important current affair for all the upcoming exams. जितने भी आपके upcoming exams आने वाले उन सभी के लिए करंट अफेयर यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ये करंट अफेयर बिल्कुल डिफरेंट करंट अफेयर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बाकी जो हैं जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, ठीक है। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा आपको जो करंट अफेयर देखने को मिलेगा जहां से आपके गारंटी वाले क्वेश्चंस आपको बनेंगे। जनरली आप वन लाइन पढ़ के जाते हो और फिर इसको मेमोराइज करते हो तो जिससे आप फंस जाते हो, फिर समझ नहीं आता बात किसकी चल रही थी। थोड़ा सा करंट अफेयर को थोड़ा सा जोड़ के चलोगे ना, कनेक्ट करके चलोगे टॉपिक्स के साथ, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। स्टैटिक के साथ कनेक्ट भी करना है तो आपका कवर कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर होता है। जितने भी आ जाएंगे ये सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर हैं। सब्जेक्ट वाइज मतलब इकोलॉजी एनवायरनमेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके हिसाब से आपको चलेगा। तो यहाँ पर आप याद रखोगे गवर्नमेंट गिव्स एनवायरमेंटल अप्रूवल फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। देखो क्रॉप्स होते हैं जिनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इन क्रॉप्स में दो टाइप्स आते हैं, एक होते हैं फूड क्रॉप्स, एक होता है नॉन फूड क्रॉप्स। अगर मैं यहाँ पर कॉटन लिखूँ, कॉटन मैंने लिखा है यहाँ पर, कॉटन जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है लेकिन ये नॉन फूड क्रॉप है। तो मस्टर्ड पहला फूड क्रॉप जो है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप का अप्रूवल मिला है, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये जो मैंने येलो कलर से लिखा है यहाँ पर हाईलाइट किया है, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड द एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द इंडिजिनसली डेवलप्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड सीड। इंडिजिनसली जो इंडिया ने डेवलप किया है उसके ऊपर गवर्नमेंट का अप्रूवल देखने को मिला कि आप क्या कर सकते हो, आप इसको जो है इसकी क्लियरेंस दी गई है। किसकी? इस सीड की, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड सीड की क्लियरेंस। यहाँ पर बात समझ आ रही। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है, ये फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप है। याद रखना कॉटन सबसे पहले था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, लेकिन वो फूड वाले कैटेगरी में नहीं है, वो नॉन फूड। क्योंकि आपको पता है आपने क्रॉप्स अगर पढ़ा होगा फूड और नॉन फूड पढ़ा होगा आपने, तो ये वाला फूड वाला क्रॉप है। इंडिया इज द वर्ल्ड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल्स। आपको पता है इंडिया जो है ये सबसे ज़्यादा एडिबल ऑयल्स को क्या करता है, इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इंडिया के रिजर्व क्या होते हैं, उनको रिजर्व्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, फॉरेन रिजर्व्स। तो दैट मीन्स इंडिया ने अब क्या करना शुरू किया, उन्होंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, हम अप्रूव दे रहे हैं इंडिजिनसली जो हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड सीड है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एडिबल ऑयल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हम एक्सपोर्ट से हम फिर क्या कर सकते हैं, हम इंपोर्ट बहुत कम करेंगे या नहीं भी कर पाएंगे अगर ज़्यादा हमें यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। जब इंपोर्ट चीज़ों को नहीं करेंगे एडिबल ऑयल्स को, अब एडिबल ऑयल इसी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से ज़्यादा निकलेगा, तो दैट मीन्स जिसकी वजह से फॉरेन रिजर्व्स भी इंडिया के बढ़ जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? इसके पीछे बैकग्राउंड आपको पता चला। दूसरा क्या होगा, फार्मर्स की इनकम भी इससे बढ़ जाएगी। और तीसरा क्या होता, मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड का यील्ड भी बढ़ जाएगा। पहले अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 2 टन्स ऑफ मस्टर्ड निकलता था, अब निकलेगा 10 टन्स ऑफ मस्टर्ड, क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अब इसको अप्रूवल किसने दिया है? एक बॉडी है गवर्नमेंट की जिसको बोलते हैं द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेशियल कमेटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ क्लियर्ड द एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेशियल कमेटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसने एक क्लियरेंस दी है रिलेटेड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की। और मस्टर्ड जो है कौन सा हाइब्रिड है, हाइब्रिड पता होना चाहिए आपको, बोलना DMH11 को याद रखना है, ये इसका हाइब्रिड है। किसका? जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड का। अब इस मस्टर्ड की क्या क्वालिटी है? क्वालिटी ये है कि इसका पोटेंशियल है, एक तो यील्ड इंप्रूव हो जाएगा। अगर 10 टन निकलते थे अब 30 टन निकलेंगे, जिसकी वजह से जब यील्ड ज़्यादा निकलेगा ऑटोमेटिकली फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी। जब फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी तो रिड्यूस एडिबल ऑयल इंपोर्ट इन इंडिया। इंडिया में जो एडिबल ऑयल जो है इसका इंपोर्ट कम हो जाएगा। जब इंपोर्ट कम हो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बाहर से हमें चीज़ों को नहीं लाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा जो है इस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो मस्टर्ड जो है, इसका दूसरा नाम जो था ये रैप सीड के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला 5 स्टार वाला लगा लो। जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं 5 लाइंस मैंने बताई है, 5 के 5 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, इसमें एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते। मैंने आपको पहले बोला जो मैं बताऊंगा आपको वो सारा होगा आपका सब्जेक्टिव वाइज होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी states global emission will peak in 2025। इंटरनेशनल एजेंसी स्टेट्स, इससे क्या बोला, इसने बोला जो ग्लोबल इमिशन जो है वो पीक पे आ जाएगा 2025 पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हो, ये इस पे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं करंट अफेयर में अगर कोई चल रहा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीजेस वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक रिपोर्ट होता है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, इसको रिलीज कौन करता है? आपको बोला इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसको रिलीज करता है। तो इस साल का रिपोर्ट में क्या बताया गया?
इस साल के रिपोर्ट में बताया गया है ग्लोबल इमिशन विल पीक इन 2025। आपको क्वेश्चन पूछे एज पर इंटरनेशनल एजेंसी एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट ग्लोबल इमिशन विल बी एट पीक इन 2025, 2030, 2050। आपको बोला सर ये 2050 में पीक पे आएगा। ग्लोबल इमिशन विल पीक इन 2025 सेज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस टिप को। और कौन सा स्टैटिक क्या बनता है इसका स्टैटिक से कैसे क्वेश्चन बनेगा? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इज एन ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बेस्ड इन पेरिस। ये पेरिस में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको याद होगा एनडीसी पूछा गया था। ये एक्चुअली जो पेरिस क्लाइमेट COP21 हुआ था, आई थिंक COP21 हुआ था, और जो 2015 में जिसको बोलते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। और इसमें ये बताया गया था कि बिफोर ठीक है, बिफोर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कंट्रीज को क्या करना पड़ा, एनडीसी जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को सबमिट करना पड़ा। तो यहाँ पर भी ये उसी तरीके से रेफर करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर बोला जाएगा इन्वायरमेंट के रिलेटेड है, बोला जाता है कि एनर्जी कब रिलीज हो जाए, ये कब पीक पे होगा एमिशन, वो 2025 में। और यही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है एजेंसी, जो ये ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, पेरिस बेस्ड बॉडी है, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1974 में, पता होना चाहिए। दूसरा होता है 1972 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सॉरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपने पढ़ा होगा। इसी तरीके से 1986 वाला पता होना चाहिए, इसी तरीके से 1982 वाला पता होना चाहिए। जितने भी एक्ट्स है, एयर प्रिवेंशन और पोल्यूशन एक्ट से ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, किस डेट को इसको पब्लिश किया गया है या किस डेट को इस्टेब्लिश किया गया है। इसके कितने मेंबर्स है आप बोलो? इसके 31 मेंबर कंट्रीज और 11 एसोसिएट कंट्रीज जो है इसमें देखने को मिलता है। ये क्लियर हो गया? हाँ सर, हमें क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है 2 आइलैंड्स की मैं बात करूंगा, जिनको बोला जाता है। एक है मैनिकॉय, आपने पढ़ा होगा, अंडमान निकोबार मैनिकॉय। दूसरा जो है कदमात बीच जो है, ठीक है, कदमात बीच इंटर द कोविटेड लिस्ट ऑफ ब्लू बीच। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ये याद रखना। 2 बीच की मैं बात कर रहा हूँ, एक है मैनिकॉय, ठीक है, थुंडी, दूसरा है कदमात बीच। ये 2 बीच हैं जिनको एक लिस्ट में डाला गया, जिसको बोलते हैं हम लिस्ट ऑफ ब्लू बीच। याद रखना, कोविटेड लिस्ट ऑफ ब्लू बीचेस, ये आपको याद रखना। अब ये किसने किया है? आपको बोलना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया है। आपके सिलेबस में है कॉलेज एनवायरनमेंट का क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक। 2 मोर इंडियन बीचेस, 2 इंडियन बीचेस, एक मैनिकॉय और दूसरा जो है कदमात, हैव इंटर्ड द कोविटेड लिस्ट ऑफ ब्लू बीच अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट क्लाइमेट। इंडिया नाउ हैज 12 ब्लू फ्लैग बीच। इंडिया के पास कितने बीच हैं? आपको बोलना है 12 ब्लू फ्लैग बीचेस एंड इको लेबल ऑनर्ड एज द क्लीनेस्ट बीच इन द वर्ल्ड, जिनको क्लीनेस्ट बीच इन द वर्ल्ड। ये टॉपिक लिंक करो आप किसके साथ? जो आपका जो वेटलैंड्स होते हैं ना आपको, ठीक है, रमसार साइट्स, जो वेटलैंड्स होते हैं अंडर रमसार यूनेस्को के लिस्ट में, जो भी इंडिया के वेटलैंड्स है, ठीक है, या आप पढ़ते हो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, या आप रमसार साइट्स के बारे में पढ़ते हो, ये उसी के साथ लिंक करना है। जैसे कि इंडिया में एट प्रेजेंट 75 वेटलैंड्स जो है अंडर रमसार कन्वेंशन के अंदर आते हैं, ठीक है। बहुत सारे वेटलैंड्स है इंडिया में, लेकिन मैं रमसार कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ। 75 वेटलैंड्स है जो इंडिया ने टारगेट अचीव किया है। लास्ट में उसने 11 वेटलैंड्स को ऐड किया था, वो टारगेट हो गया अचीव 75 में। उसमें से जम्मू एंड कश्मीर के 2 थे, ठीक है। इस 11 में एक था, और इससे पहले जो 10 को ऐड किया गया तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर का एक था। तो टोटल 2 ऐड हो गए रमसार कन्वेंशन में जम्मू एंड कश्मीर से, और नए। तो इसी को लिंक करो आप कि अगर 75 हमारे पास रमसार साइट्स हैं, इसी तरीके से 12 हमारे पास क्या है, ब्लू फ्लैग बीच, ये आपको पता होना चाहिए। और इनको एक लेबल दी जाती है, वो क्या है, क्लीन बीच इन द वर्ल्ड के क्लीनेस्ट बीच की कैटेगरी में डाला जाता है, और इसी को बोला जाता है कोविटेड लिस्ट ऑफ ब्लू बीच। मतलब ये ऐसे बीच होते हैं जो कि क्लीनेस्ट बीच में से माना जाता है। अब ये 12 कौन कौन से अगर याद रखोगे अच्छी बात है, अगर याद नहीं रखोगे कोई इशू नहीं है, बट इतना आप याद रख सकते हो। लास्ट के 2 आपको याद होना चाहिए, ये वाला, दोनों लक्षद्वीप आइलैंड में है ये बीच, एक मैनिकॉय, दूसरा कदमात जो है, ये 2 बीच हैं जिसको इस लिस्ट में डाला गया है, ठीक है। क्लियर हो गया? ब्लू फ्लैग बीच में बताऊंगा, देयर आर 33 क्राइटेरियाज दैट मस्ट बी फुलफिल टू क्वालिफाई ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। 33 क्राइटेरियाज को फुलफिल किया जाता है, और उसके बाद ब्लू फ्लैग बीच की क्राइटेरिया में रखा जाता है। मेरी बात समझ आ रही? तो यहाँ तक ये आपको पता होना चाहिए।
दूसरा इसका क्या है, द बीच आर पार्ट ऑफ द कंट्रीज रिलेंटलेस जर्नी टूवर्ड्स बिल्डिंग ए सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। क्योंकि ये बीच अगर किस में आते हैं, इस लिस्ट में आ जाते हैं, क्लीनेस्ट बीच हमारे पास हैं, तो ये रेफर क्या करता है, ये सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को, ये एक जर्नी हमारी है, कंट्री की जर्नी है टूवर्ड्स जो है बिल्डिंग ए सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की तरफ। अब इससे क्या हो जाएगा, जो ये ब्लू बीच होते हैं, जो भी अगर क्लीनेस्ट बीच होते हैं, इससे क्या होता है, टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं उन जगहों पर जो क्लीनेस्ट माने जाते हैं, जो साफ सिटीज़ हो या साफ बीच हो या साफ एरियाज हो, क्लीनेस्ट एरियाज हो, उन जगहों पर लोग विजिट ज़्यादा करते हैं, टूरिस्ट विजिट करते हैं एज कम्पेयर टू अगर पोल्यूशन वाले बीच हो, वहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट्स नहीं जाते हैं। तो ये लिखा है, ब्लू बीचेस हैव ए सेंस ऑफ प्राइड टू द कम्युनिटी एंड अट्रैक्ट टूरिज्म, और टूरिज्म को भी अट्रैक्ट किया जाता है इस एंगल से। ठीक है, अगर आप इस एंगल से पढ़ोगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हो जाए। ठीक है, अगर आप इस एंगल से पढ़ोगे आपके सभी क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाना जरूरी, लिंक करना होता है एक्चुअली। यहाँ पर म्यांमार को डाला गया है हाई रिस्क कंट्रीज में। हाई रिस्क कंट्रीज का मतलब होता है जो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज होती है, FATF की। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है आपको, FATF का फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, आपको बोला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इकोलॉजी एनवायरनमेंट का है। इसने इंक्लूड किया है म्यांमार को किस लिस्ट में, हाई रिस्क कंट्रीज में। और हाई रिस्क कंट्रीज का नाम एक्चुअली होती है ब्लैक लिस्ट कंट्रीज। देखो दो लिस्ट की अगर हम बात करेंगे FTA की, एक है हमारे पास ग्रे लिस्ट और दूसरा होता है ब्लैक लिस्ट। और कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है या ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, रीजन क्या होता है, रीजन होता है ऐसी कंट्रीज जो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग जहां पर देखने को मिलती है, ठीक है, उन कंट्रीज को क्या किया जाता है, उनको लिस्ट में डाला जाता है। तो यही इसलिए यहाँ पर इस बार इंडिया का नेबर जिसको म्यांमार या बर्मा बोलते हैं, इसको किस में डाला गया है, ब्लैक लिस्ट कंट्री में, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाई रिस्क कंट्रीज। इससे पहले दो कंट्रीज ऑलरेडी थी किस में, ब्लैक लिस्ट कंट्रीज में, वो थी नॉर्थ कोरिया और ईरान पहले थी। अब ये तीसरी जुड़ गई है म्यांमार। ज्यादातर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि रिसेंटली किसको ऐड किया गया है, FATF के लिस्ट में, फैट एफ लिस्ट में आप बोल सकते हो, फैट एफ लिस्ट में आपको बोला म्यांमार को डाला गया, लेकिन किस वाले आपको बोला, ब्लैक लिस्ट में, हाई रिस्क कंट्रीज के लिस्ट में आपको याद रखना है। और इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो था, ये था पाकिस्तान, याद रखना पाकिस्तान था ग्रे लिस्ट में, ठीक है, FATF के ग्रे लिस्ट में था ये। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है, अक्टूबर के महीने में ही इसको क्या किया गया, इसको रिमूव किया गया है ग्रे लिस्ट से अब, ठीक है। तो इसका जो भी ये टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग जो भी देखने को मिल रही थी वो कम होती गई, उसने वो टारगेट अचीव किया और इसको रिमूव किया गया है ग्रे लिस्ट में। इसको 2019 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था, बट अभी ये ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है, ठीक है। ये कंट्री की एक इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, मेरी बात समझ आ रही है। लेकिन म्यांमार जो है इसको ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ सर समझ आ गया है, ये क्लियर है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है आपको, ये क्वेश्चन बनता है, ये किस पे बेस्ड है, ये पेरिस, देखो मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली यहां पर आप देखो फिर से, ब्लैक लिस्ट विथ स्ट्रेटेजिक डिफेंसेस ऑफ रिजीम्स ऑफ काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग। मैंने पहले बोला क्वेश्चन पूछा जाए आपको, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किस रिलेटेड, आपको बोला मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के रिलेटेड है। अगर आप ऐसी चीज़ों को समझोगे तो आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन जो है समझ आ जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, आपको बोला ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फॉर्मेशन हुई है 1989 में, और इसका एम भी मैंने आपको बताया। द ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्मड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7। देखो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज। पहले जो ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज थी, पहले जो कंट्रीज थी वो ग्रुप ऑफ 8 थी, लेकिन रेशिया जो है, रेशिया को रिमूव किया गया है, रेशिया इसका पार्ट नहीं रहा। जो ही रेशिया G8 का पार्ट नहीं रहा, ऑटोमेटिकली ये क्या बन गया, ये G7 बन गया। तो क्वेश्चन आपको बनेगा, रेशिया जो है G7 का पार्ट है, नहीं आपको बोलना है रेशिया G7 का पार्ट नहीं है। ये पहले ग्रुप ऑफ 8 था, फिर रेशिया भी 8 का मेंबर था, लेकिन अब रेशिया इसका मेंबर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली G7 में कन्वर्ट होगा। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, विच द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ G7, आपको ऑटोमेटिकली टिक करना है रेशिया नहीं है इसका। और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो बनाया गया है, ठीक है, ये इनिशिएटिव कब लिया गया है, आपको बोलना है कंट्री ने, G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने लिया है, टू एनहांस पॉलिसीज टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना, और बाकी जो होते टेरर फाइनेंस को भी देखा जाता है। इसमें देखो जब 1989 में लाया गया, इसमें ये बात की गई है, इसमें बताया गया मनी लॉन्ड्रिंग के बाद, लेकिन 2001 में इसको एक्सपेंड किया गया है, इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका एम और एक्सपेंड किया गया, बताया गया है कि टेरर फाइनेंस को भी हमें देखना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है, तो ये याद रखना है, ये दो ही लाइन्स इसमें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप यहाँ तक आपको पूरी क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स जो है एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं।
इसमें से एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करो, जो भी मैं लेकर आया हूं ये सबसे टॉप मोस्ट वाले हैं, इसमें से स्किप कोई भी पॉइंट आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, इसरो प्लान्स टू लॉन्च चंद्रयान थर्ड। सबसे पहला पॉइंट है इसरो की लॉन्च, कौन कौन से इसरो के लॉन्च है आपको बोला, चंद्रयान थर्ड जो है ये इसरो का लॉन्च है। और इसने प्लान किया है कि हम चंद्रयान, चांद याद रखना मून होता है, हम मंगलयान का मतलब आपको मंगल बोलते हैं मार्स को, ठीक है। मंगलयान अलग होता है और चंद्रयान जो है वो अलग है। चंद्रयान का मतलब चांद पे जाना, कब जाना है, बाय जून 2023 चंद्रयान थर्ड को लॉन्च किया जाएगा 2023 को। और दूसरे जो होते हैं टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, और इसने ये भी प्लान किया इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा 2024 में। तो अभी चंद्रयान थर्ड को लॉन्च किया जाएगा आने वाले साल में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन JKSSB का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो के ऊपर क्वेश्चन बनता है, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, नासा नहीं है ये, इसरो है। टू लॉन्च चंद्रयान थर्ड, द थर्ड मिशन ऑफ मून, थर्ड मिशन टू द मून, मून पे थर्ड मिशन ये जून में जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। C3 इज रेडी नाउ, इसका चेयरमैन जो है जिसका नाम है सोमनाथ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ का कहना है, जो इसरो का चेयरमैन, कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है ऐसे सिली क्वेश्चंस छोटे छोटे, तो क्वेश्चन आपका बनेगा चेयरमैन कौन है इसरो का, आपको बोले सोमनाथ इसका चेयरमैन है। और C3 जो है बोलते हैं चंद्रयान थर्ड को। इसरो जो है हैज़ डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल M मार्क, ठीक है, मार्क LVM थर्ड, लॉन्च व्हीकल M थर्ड, मार्क थर्ड, ठीक है। तो इसरो ने डेवलप किया है कौन सा व्हीकल, आपको बोलना है LVM थर्ड, ये क्वेश्चन बनता है। गगनयान इन अर्ली 2023 द कंट्रीज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा गगनयान क्या है, आपको बोला गगनयान जो है ये 202, गगनयान जो इस साल का 2023 का गगनयान जो है वो इसको नाम दिया जाता है, ये है कंट्री का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट। क्वेश्चन पूछेगा क्या चंद्रयान क्या गगनयान है, आपको बोला गगनयान कंट्री का पहला ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट है, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है गगनयान। तो चंद्रयान हो गया चांद के ऊपर, और गगनयान जो है ये क्या है, ये फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। चंद्रयान और गगनयान में डिफरेंस देखोगे तो तब ही क्लियर हो जाएगा। चंद्रयान थर्ड, ठीक है, is a planned third lunar exploration mission by the ISRO Indian Space Research Organization। ये रिपीट है चंद्रयान 2 का, पहले चंद्रयान 2 था, उसके बाद 3 अगर और किया जाएगा तो 4 भी बनेगा। तो दैट मीन्स अभी पहले क्या था चंद्रयान 2, उसी का रिपीट किया गया है और चंद्रयान थर्ड बनाया गया है। एंड विल कंसिस्ट ऑफ ए लैंडर एंड रोवर सिमिलर टू चंद्रयान 2। चंद्रयान 3 में क्या होगा, इसमें लैंडर और रोवर होगा, याद रखना ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में डिफरेंस, चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, लेकिन यहां पर चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर और रोवर ही कंसिस्ट करेगा। चंद्रयान 3 विल नॉट हैव एन ऑर्बिटर, इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, इसलिए ये चंद्रयान 2 से थोड़ा सा हटके हैं। ये बात समझ में आ गई। द सैटेलाइट इज प्लान टू बी लॉन्च इन जून 2023 जून में इसको लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 फेल हो गया, चंद्रयान 2 जो था ये फेल था, यहां पर लिखा भी है द स्पेसक्राफ्ट फेल्ड मेनली ड्यू टू लास्ट मिनट ग्लिच इन द सॉफ्ट लैंडिंग गाइडेंस सॉफ्टवेयर। तो ये चंद्रयान 2 जो था ये एक्चुअली ये एक फेलियर देखने को मिला, ये स्पेसक्राफ्ट फाइनली फेल हुआ है, ठीक है, लास्ट मिनट में, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, हाँ सर हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट आपको पता होगा यूके का प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम है लिज ट्रस रिजाइन्स बिकम शॉर्टेस्ट रूलिंग प्राइम मिनिस्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी को रेफर करता है। मैंने आपको पहले बोला जितने भी करंट अफेयर आपके आ जाएंगे वो आपके आ जाएंगे जो है सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर, आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेशन देनी है। यूके का प्राइम मिनिस्टर जिसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, इसकी प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम है लिज ट्रस, ये वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, इसने रिजाइन किया है और ये कंट्री की फर्स्ट शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है। इसने 45 डेज ऑलमोस्ट 7 वीक्स तक काम किया और फिर रिजाइन किया। लिज ट्रस यूके प्राइम मिनिस्टर रिजाइनड फ्रॉम हर पोस्ट 6 वीक्स आफ्टर द अपॉइंटमेंट, जब उसको अपॉइंट किया गया उसके बाद इसने 6 वीक्स के बाद रिजाइन किया है, ठीक है। ट्रस एक्सेप्टेड दैट शी कुड नॉट फुलफिल द प्रोमिसेस शी मेड व्हाइल रनिंग फॉर कंजर्वेटिव लीडर। ट्रस ने ये बात एक्सेप्ट किया है कि वो अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से पार्टी का फेथ उस पर नहीं रहा, तो शी हैज़ रिजाइनड, राइट। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता चला क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए पॉलिटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कौन से आर्टिकल्स और क्या रिलेटेड है, कौन जो है क्या बोलते हैं इसको,
प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, 10% होता है, 20% होता है, कितना होता है, और प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनका काम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इसने हिस्ट्री क्रिएट की है और 45 डेज थी प्राइम मिनिस्टर ये बनी है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे भी चलेंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं इसको, ऋषि, ठीक है, सुनाक के बारे में पढ़ेंगे। अभी एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जो है इसका, ये हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी आपको पॉलिटी के साथ सिर्फ ये लिंक करना है कि एक तो ये आपको याद रखना है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के रिलेटेड। तीसरा आपको, और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, ये कब एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, कब नहीं करता है प्रेसिडेंट को एडवाइस, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर किस किस का चेयरमैन होता है, जैसे नीति आयोग की बात करेंगे उसका चेयरमैन होता है, ऐसे ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऐसे ऐसे कौन सी कमिटीज़ हैं जिनका प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है। तो नीति आयोग का मैंने आपको बोला ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको लिंक करना होता है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट का एक और आ गया, एशियाज लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट इनॉग्रेटेड बाय हरदीप सिंह पुरी इन पंजाब। ये आपको क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट, एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहां पर इनॉग्रेट किया गया, आपको बोलना है पंजाब में इनॉग्रेट किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने किया है ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कहां पर आपको एशिया का लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट इनॉग्रेट देखने को मिला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बोलना है पंजाब में देखने को मिलेगा। ठीक है, संगरूर पंजाब में इंडिया का एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको पता है पोल्यूशन होता है, जो स्टेबल बर्निंग होती है पंजाब में, उसका एक अल्टरनेटिव ढूंढा गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो वहाँ की पोल्यूशन जो है कम हो जाएगी। द प्लांट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड विथ FDI, ठीक है, इस प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। कितने करोड़ का आपको बोलना, 220 करोड़ रुपीज़ इसका खर्चा हुआ है, ठीक है। FDI जो है इसका आया है वो 220 करोड़ के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको पता होना चाहिए। इट विल आल्सो हेल्प कट डाउन द डिज़ायर फॉर स्टेपल बर्निंग, जो स्टेपल बर्निंग पंजाब और हरियाणा में जलाया जाता है, ठीक है, जब उनके क्रॉप्स जो होते हैं, क्रॉप्स को जलाया जाता है, जब क्रॉप्स को काटते हैं उनको, फिर ज़मीन के साथ वो छोटे छोटे वो रहते हैं, ठीक है, उसको जलाया जाता है, जिसकी वजह से फिर दिल्ली में पोल्यूशन होता है। तो ये भी एक उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव, इसलिए ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट आपका बनता है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझनी है, वो आपको समझना बायोगैस प्लांट के बारे में। ए बायोगैस प्लांट इज एन आर्टिफिशियल सिस्टम टू टर्न वेस्ट इनटू सस्टेनेबल एनर्जी। जो भी वेस्ट होते हैं, जो कि क्रॉप वेस्ट उनको निकलते हैं, उन सभी वेस्ट को किस में कन्वर्ट करता है, सस्टेनेबल एनर्जी और फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट करता है, विथ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता है। इसलिए ये पर्पज़ होता है इकोलॉजी, क्योंकि आपका क्लाइमेट चेंज सिलेबस में है, तो क्लाइमेट चेंज को हमें क्या करना है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैस है, उन ग्रीन हाउस गैस को हमें कंट्रोल करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो ये बायोगैस प्लांट भी एक ऑल्टरनेटिव बनता है, जिसकी वजह से हम जो भी वेस्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी में या फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो होता है वो उसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है। डिफेंस के रिलेटेड एक न्यूज़ है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का ही पार्ट होता है, एक सैटेलाइट वाला पार्ट है, दूसरा डिफेंस वाला पार्ट, इसका क्या बोलते हैं इसको, इकोलॉजी एनवायरनमेंट नहीं, बायोटेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कई चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स के हिसाब से पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स 12th डिफेंस एक्सपो इन गांधीनगर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी जे कैसे पूछा जाएगा कि इस साल का कौन सा डिफेंस एक्सपो था, आपको बोला 12th डिफेंस एक्सपो को इनॉग्रेट किया है, लेकिन गांधीनगर गुजरात में, ये आपको इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दैट द कंट्री नाउ डिजायर्स टू इंक्रीज द डिफेंस एक्सपोर्ट, ठीक है, टू $5 बिलियन इन नियर फ्यूचर। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि डिफेंस एक्सपोर्ट जो है, जिसको डिफेंस एक्सपो बोला जाता है, एक्सपो का मतलब एक्सपोर्ट, ये इंक्रीज किया जाएगा कितना, आपको बोला $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है थीम क्या है 12th डिफेंस एक्सपोर्ट का, आपको ना पाथ टू प्राइड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकते। थीम्स G20 का, थीम्स आपका G7 का, थीम्स आपका और भी कोई अगर मीटिंग होती है उनकी थीम्स आपको पता होनी चाहिए। तो थीम क्या है, द थीम ऑफ द इवेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज पाथ टू प्राइड। जो 12th डिफेंस एक्सपोर्ट था, इसका थीम पाथ से प्राइड, पाथ टू प्राइड, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस,
इकोलॉजी एनवायरनमेंट का फिर से, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया एंड फ्रांस री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट। क्वेश्चन आपको पूछेगा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हैं इसकी फॉर्मेशन कब हुई, आपको बोला सबसे पहले 2015 में, जब क्या इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई है, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, ये पेरिस में हुआ था। और पेरिस वाला क्वेश्चन आपको एक पिछले बार JKPSR में क्वेश्चन पूछा गया था, आपने अगर पढ़ा होगा स्टेटमेंट, उन्हें रेफर किया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ही, ठीक है। तो पेरिस क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुआ है उसमें से 2015 में उसी टाइम इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हैं इसकी इस्टेब्लिश हुई है, और इंडिया और किसने किया, फ्रांस ने इस्टेब्लिश किया है। लेकिन इस साल क्या बोला जाता है, इंडिया और फ्रांस क्या करेगा, ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, रिइलेक्ट किया जाएगा इनको, एज इंडिया रहेगा एज ए प्रेसिडेंट और फ्रांस जो रहेगा ये को प्रेसिडेंट रहेगा। इंडिया एज फ्रांस हैव बीन रिइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड द को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये भी मैंने आपको बताया इसकी फॉर्मेशन कब हुई है, ज़्यादा कहानी आपको नहीं जाननी है, जो जो एग्जाम में पूछा जाएगा बस वही आपको याद रखना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की यहाँ पर बात करेंगे। 53 member countries, 5 signatory and prospect member countries, 34 ISA members मिनिस्टर अटेंडेड द थर्ड असेंबली ऑफ इंटरनेशनल। जो इस साल थर्ड असेंबली मिनिस्टर ISA की थर्ड असेंबली हुई है उसमें से ये मेंबर्स थे। लेकिन अब देखो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा आपका, क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस कंसिस्ट ऑफ 121 सिग्नेटरी नाइस कंट्रीज, और इनको नाम दिया जाता है सनशाइन कंट्रीज। मतलब ये ऐसी कंट्रीज होती है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होती हैं। सपोज मैं यहाँ पर डॉट्स बनाऊंगा, आपको सीधे क्लियर हो जाएगा मेरा कहने का मतलब क्या है। ये मैंने डॉट्स बनाए हैं, मतलब ये ऐसी कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन क्योंकि सन जो होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही पूरे साल रहता है, इसलिए इनको सनशाइन कंट्रीज के नाम से बोला जाता है। और इसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 121 सिग्नेटरी नाइस कंट्रीज, याद रखना नाइस कंट्रीज, और इन्हीं नाइस कंट्रीज को सनशाइन कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। ये आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये कंट्री जो है ये पार्शियली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होते हैं या कंप्लीटली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन सी कंट्रीज होती हैं, क्या कंप्लीटली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली कंट्रीज हैं या पार्शियली भी, आपको बोला कंप्लीटली और पार्शियली भी, मतलब आउटसाइड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली कंट्रीज भी अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पार्टिसिपेट करती हैं। द एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू वर्क फॉर इफेक्टिव कंजप्शन ऑफ सोलर एनर्जी। मेन एम इस ऑर्गेनाइजेशन का यही है कि सोलर एनर्जी पे काम किया जाएगा, सोलर एनर्जी को इफेक्टिव कंजप्शन किया जाएगा, इफेक्टिवली कंज्यूम किया जाएगा, टू डिक्रीज द डिपेंडेंसी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंस हमें कम रखनी है। द ISA इज एन इनिशिएटिव दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ISA एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको इंट्रोड्यूस किसने किया है, आपको बोलना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कब, आपको बोलना 30 नवंबर 2015 एट पेरिस फ्रांस में। याद रखना जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना है एग्जाम के लिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे तब ही करंट समझ आएगा, ऐसे करंट पढ़ के जाओगे याद करके जाओगे ना, मतलब पूरे साल का अगर याद करके जाओगे ना वहाँ से सिर से ऊपर जाता है। अब पूरा साल पढ़ना भी नहीं होता है, पढ़ना होता है जो मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, 30-40 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको ही डिटेल में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होता है, अपना क्वेश्चन निकल जाता है, ठीक है। ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। इसमें बुकर प्राइस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो JKSSB ज़्यादा टच करता है वो बुकर प्राइस पे हम जानेंगे। और ये बुकर प्राइस जो है ये जो है माली अल्मीडा जो है 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, ये इसके बारे में बताऊंगा मैं, थोड़ा सा आपको जहन में आना चाहिए ये कहाँ से क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम एयरलैंड क्या है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। मिला के इसको ये भी बताऊँगा मैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। में कमेंट सेक्शन में आप मैंशन करोगे कि आपको इस सेशन कैसा लगा, ठीक है। और मैं आपको कंटिन्यूसली तब तक देता जाऊंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाएगा। अगर आपके 15 दिन या 20 दिन है तब तक ये कंटिन्यूसली रहेगा, मतलब आपका करंट अफेयर अगर 10 क्वेश्चन आएंगे 10 के 10 आपको निकल जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, आपके सभी क्वेश्चन निकल जाएंगे। और अगर अभी तक टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, WS Academy पे जाओ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, उस लिंक पे क्लिक करना, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, अपना स्कोर इंप्रूव करो। वही एक ऑल्टरनेटिव है जो आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। सेम चीज़ों को रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, अभी इस टाइम पे वो ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, स्कोर नहीं बढ़ेगा,
जाएगा, याद हो जाएगा बट स्कोर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा स्कोर? क्योंकि सेम कंटेंट से स्कोर नहीं बढ़ता। स्कोर बढ़ता आपके टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए से जो आप अप्लाई करोगे, आपके अप्रोच के हिसाब से। पेपर कैसे करना है, पेपर कैसा नहीं करना है, जैसे कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, आगे चलना है, लास्ट पे कौन से क्वेश्चंस करने हैं, गेस वर्क कैसे करने हैं, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना। वो टेस्ट सीरीज के साथ ही होता है। 5-6 टेस्ट लगा लोगे 2-2 दिन के बाद, आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। इसी पर्पज़ के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, WS Academy पे 6 टेस्ट हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखना, उसके बाद में कंटिन्यू करूंगा इसके और लेक्चर्स। आपको लिखना है लेकिन कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।